नमस्कार दोस्तों, मैं मयंक स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल हिंदी वात्सल्य पे। आज हम बातचीत करेंगे भाषा विज्ञान के एक ऐसे टॉपिक पे जिसको हम अर्थबोध के नाम से जानते हैं और उस अर्थबोध के साधनों पे बातचीत करेंगे। तो अर्थबोध के साधन जानने से पहले बहुत ही अहम है कि अर्थबोध क्या होता है इसको जानना। तो अगर हम देखें जो भी मैंने लिखा है राइटिंग पे बहुत ध्यान मत दीजिएगा क्योंकि मैंने ही लिखा है। अगर बहुत ज़्यादा पसंद ना आए राइटिंग तब भी थोड़ा-सा झेलिएगा और सहिएगा इसको। तो होगा यूँ कि अर्थबोध के साधनों पर चर्चा करने से पूर्व यह जानना प्रासंगिक होगा कि अर्थ का ज्ञान कैसे होता है। हम पहले यह पढ़ आए हैं कि शब्द जो हैं वो प्रतीक हैं, यानी कि किसी भी भाषा के लिए शब्द प्रतीक के तौर पे होते हैं। तभी शब्द के साथ किसी वस्तु, क्रिया या भाव विचार के संबंध स्थापन के संकेत ग्रह कहा गया है। यानी कि जो शब्द हैं वो किसी भाषा के लिए एक संकेत के रूप में प्रयोग किए जाते हैं। इस तरह अर्थ का ज्ञान प्रत्यय या प्रतीति के रूप में होता है। प्रतीति जो होती है वो अनुभव से होती है। अब ध्यान से देखिएगा, किसी चीज को अगर हमें प्रतीति हो रही है, प्रतीत हो रहा है, तो वो जब हम उसको फील करते हैं, अनुभव करते हैं, तभी वो प्रतीति होती है। अब उस अनुभव को के आधार पे जिस अनुभव से हमें अर्थबोध की प्रतीति हो रही है, वो अनुभव भी दो तरह का होता है। एक होता है आत्म अनुभव और दूसरा होता है पर अनुभव। आत्म अनुभव का मतलब है कि जैसे अगर हम चीनी की बात करें, रोज सुबह सब अपने घर में चीनी पीते होंगे, चाय पीते होंगे और उस चाय में बहुत लोग चीनी पीते हैं, नहीं पीते हैं। तो अगर हम कहें कि चीनी जो है, चीनी मीठा है, इसका अर्थ आप ऐसे भी लगा लीजिए कि जो चीनी एक बार खा लेगा वो जान जाएगा कि चीनी जो है वो मीठा है। तो इस तरह से आत्म अनुभव यानी कि खुद के ऊपर अनुभव करके। अगर हम आत्म अनुभव को थोड़ा-सा ऐसे अगर थ्योरेटिकल नॉलेज के तौर पे देखें तो आत्म अनुभव का अर्थ किसी वस्तु आदि को स्वयं देखना या अनुभव करना है। अब इसके दो भेद इस तरह से हैं, आप देखिए कि स्वयं देखना और अनुभव करने की बात कर रहा है। तो किसी भी चीज़ को देखने और परखने में हमारे जो 5 सेंसेस हैं, यानी कि जो ज्ञान इंद्रियां हैं, वो इंद्रियजन्य अनुभव के नाम से जानते हैं, जिसमें हम आँख, कान, नाक, मुंह, त्वचा इसके माध्यम से किसी चीज़ को अनुभव करते हैं और उसके अर्थ को समझते हैं। दूसरा जो है अतीन्द्रिय जन्य अनुभव, यह अंतःकरण या मन का अनुभव होता है। जैसे कि अगर किसी के प्रति क्या व्यवहार है हमारा, ये हमारे मन का विषय है, हमारे अंतःकरण का विषय है कि दुख, शोक, निर्वेद, जुगुप्सा जिस तरह का भी भाव है, ये हमारे अंतःकरण का और मन का विषय है जो अर्थ के रूप में बोध कराता है। अब आता है कि पर अनुभव क्या होता है? पर का मतलब ही होता है दूसरे के अनुभव से, यानी कि दूसरे के अनुभव से प्राप्त ज्ञान को पर अनुभव कहते हैं। जैसे कि अगर हम किसी भी चीज़ को, जैसे कोई अगर कहे कि तो ठीक है। पर अनुभव यानी कि जो दूसरों के अनुभव से हम सीखते हैं। जैसे किसी युद्ध की बात किया जाए, अगर किसी वार की हम बात करते हैं या फिर अंतरिक्ष की बात करते हैं, तो सब कोई तो अंतरिक्ष में जा नहीं सकता, सब कोई युद्ध लड़ नहीं सकता, सब कोई फौज में नहीं जा सकता। तो हम उन अंतरिक्ष में जाने वाले अंतरिक्ष यात्रियों के अनुभव से, युद्ध करने वाले उन जवानों के अनुभव से हम जान पाते हैं कि अंतरिक्ष में क्या है या फिर एक युद्ध में किस तरह से विनाश होता है, क्या-क्या चीज़ें घटती हैं। तो ये होता है कि पर अनुभव से प्राप्त ज्ञान होता है जो, ये इस तरह के अर्थ निकल के आता है। और अगर हम देखें तो भारतीय परंपरा में 8 साधन बताए गए हैं अर्थबोध के। अब ये 8 साधन कौन-कौन से बताए गए हैं,
इसके बारे में हम एक एक करके चर्चा करेंगे। पहला साधन है व्यवहार। किसी भी भाषा के लिए या किसी भी तरह के अर्थ को ग्रहण करने के लिए हमारी व्यवहारिक स्थिति बहुत ही सुदृढ़ और बहुत अच्छी होनी चाहिए। क्योंकि हमारे विकास का सबसे जो प्राइमरी, एक कहा जाए कि प्राइमरी स्टेज हमारा व्यवहार है, और वो जो हमारे परिवार से शुरू होता है। आप देखेंगे कि व्यवहार का तात्पर्य ही लोक व्यवहार से है, यानी कि सामाजिक व्यवहार से है। और जो भाषा होती है वो अनुकरण से अर्जित की जाने वाली चीज है। अब अनुकरण से अर्जित का मतलब है कि भाषा जो है वो इमिटेशन से सीखते हैं। एक बच्चा जब छोटा होता है तो उसे हम चिढ़ाते हैं हाथ हिला के, या फिर मुंह सिकुड़ा के, तो वो उस तरह की चीजें सीखता है। या फिर हम बताते हैं कि ये मामा है, ये चाचा है, ये फूफा, ये ताऊ, तब वो जानता है कि ये इतने इतने लोग हैं। तो और ये अनुकरण जो उस नकल कर रहा है कि उससे बड़ा आदमी किसी को मामा कह रहा है तो वो भी मामा कहता है उसका नकल करके। ये अनुकरण जो है वो व्यवहार के रूप में ही सिद्ध हो पाता है। इसलिए व्यवहार जो है वो अर्थबोध का एक बहुत ही महत्वपूर्ण साधन के तौर पे जाना जाता है। दूसरा हम देखेंगे कोश। कोश क्या होता है कि किसी भी भाषा की शब्दावलियों का एक संग्रह होता है, जिसमें एक ही शब्दों के बहुत सारे अर्थ निकल के आते हैं। हम देखते हैं कि एक अगर हम अग्नि का अर्थ निकालें या फिर पर्याय देखते हैं तो अनल, या फिर जो इस तरह के पावक, बहुत सारे अर्थ उसके निकल पे आते हैं। तो इसलिए इस तरह से शब्दकोश भी अर्थबोध का एक महत्वपूर्ण साधन देखने को मिलता है। तीसरे नंबर पे जो आता है वो व्याकरण है। किसी भी भाषा को सीखने के लिए उसके व्याकरणिक सिद्धांतों को जानना बहुत ही अहम हो जाता है। क्योंकि या फिर कोई लैंग्वेज हो दुनिया की, चाहे संस्कृत हो या फिर इंग्लिश, फ्रेंच, जर्मन, कुछ भी हो, उसके ग्रामर पोर्शन को जानना हमारे लिए बहुत ही अहम है। तब जाके हम उसके सही सही भाषा की शब्दावलियों का सही रूप का अर्थ ज्ञान कर सकते हैं। जैसे व्याकरण के ही मदद से हमें पता चलता है कि मीठा तो है, लेकिन मीठा से मिठाई कैसे बना, या फिर मनुष्य से मनुष्यता कैसे बना, यानी कि संज्ञा से विशेषण किस तरह से बना, ये कैसे बनने का जो प्रोसेस है वो हमें व्याकरण की मदद से पता होता है। तो इस रूप में भी अर्थबोध के साधन के रूप में व्याकरण एक महत्वपूर्ण साधन के रूप में अपनी भूमिका निभाता है। अगला अगर हम देखेंगे तो अगला जो चौथे नंबर पे है अर्थबोध के साधन में, वो प्रकरण है। प्रकरण में मैंने लिखा है कि आप जानते भी होंगे कि अर्थ की दृष्टि से शब्द जो है वो दो प्रकार के होते हैं। एक एकार्थी शब्द होते हैं जिनका एक ही अर्थ होता है, रूढ़ होता है, रूढ़ एक ही अर्थ होता है उसका। दूसरा जो होता है वो अनेकार्थी शब्द होते हैं जिनके एक से अधिक अर्थ होते हैं। और अनेकार्थी शब्दों का अर्थ प्रकरण या अर्थात संदर्भ पर निर्भर होता है। यानी कि जो अनेकार्थी शब्द हैं उसका प्रकरण जो है वो कई सारे संदर्भों से जुड़ा हुआ होता है। जैसे हम पानी की बात करें, अगर पानी को सिंपल कहा जाए कि पानी आप कितने पानी में हो, तो वहाँ पानी का मतलब जल से नहीं, आपके औकात से अर्थ लगाया जाता है कि आपकी जो क्षमता है, आप कितने पानी में हो। या फिर अगर उसी पानी को अगर कहा जाए कि पानी लेके आइए, तो वो प्यास से हो जाती है। तो इस तरह से प्रकरण के रूप में या किसी संदर्भ से जुड़े हुए चीज़ों को जो अनेकार्थी शब्द हैं उसके अर्थबोध में ये बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। जैसे अगर रस का उदाहरण लें तो एक रस जो हम शरबत के रूप में पीते हैं, एक रस जो आनंद है जिसमें हम श्रृंगार या फिर ये वीर या फिर बहुत सारे जो रस के रूप में हम साहित्य में देखते हैं, तो वो ये जो अनेकार जो प्रकरण वाले शब्द हैं उनके जो अर्थ हैं किसी न किसी संदर्भ पे निर्भर करते हैं। इसलिए ये प्रकरण भी बहुत अहम है जानना किसी भी शब्द के अर्थबोध के लिए। जैसे अगर रस का सिंपली नाम ले लिया जाए, तो रस कहा जाए कि चलो यहाँ से यहाँ रस नहीं आ रहा है,
यहाँ रस नहीं आ रहा है कि मतलब शरबत से मतलब नहीं है। यहाँ रस नहीं आ रहा है मतलब आनंद से है। तो अगर जब हम इस तरह के प्रकरण को ध्यान में रखेंगे, तब जाके उस रस का ठीक-ठीक अर्थ लगा पाएँगे। इसलिए अर्थबोध के साधन में प्रकरण भी बहुत ही महत्वपूर्ण अपना एक हस्ताक्षर की तरह देखने को मिलता है। आगे जब हम देखें तो व्याख्या इसकी एक और साधन के रूप में देखने को मिलती है। व्याख्या को हम विवृति भी कहा जाता है। अनेक शब्द, और वो शब्द कैसे? विशेषकर पारिभाषिक शब्दों की बात कर रहा है। अनेक शब्द ऐसे जिसका अर्थबोध व्याख्या द्वारा ही कराया जाए। जैसे कोई एक ऐसा शब्द जिसका अर्थबोध एक पूरा विस्तृत व्याख्या के तौर पे ही कराया जाए। जैसे अगर हम ध्वनि की बात करें, बहुत छोटा सा शब्द ध्वनि है, लेकिन ध्वनि का मतलब साउंड से हम लेते हैं, आवाज से लेते हैं। लेकिन वही जब भाषा वैज्ञानिक ध्वनि का प्रयोग करता है, या फिर आनंदवर्धन को याद करिए कि जब वो अपने ध्वन्यालोक में वो ध्वनि का जिक्र करते हैं, तो वो केवल ध्वनि, आवाज और साउंड की बात नहीं करते। वो विस्तृत एक व्याख्या देते हैं कि ध्वनि जो है वो भाषा की एक ऐसी इकाई है जिससे भाषा शुरू होती है। तो इस तरह से व्याख्या के सहायता से भी हम अर्थबोध को समझते हैं, और व्याख्या जो है वो अर्थबोध के एक साधन के रूप में भी देखने को मिलती है। अब हम जब व्याख्या करने लगते हैं किसी चीज का, अब उसके बाद साधन के रूप में आता है उपमान। आप क्रम से देखते जाइए कि पहले प्रकरण आया। प्रकरण जब किसी चीज से जुड़ा होता है तो उसमें व्याख्या आनी ही आनी है, और जब हम व्याख्या करते हैं तो उसमें कहीं ना कहीं उपमान लगाने ही पड़ते हैं। उपमान का मतलब होता है सादृश्य से, यानी कि एक वस्तु के सादृश्य पर दूसरी वस्तु का ज्ञान प्राप्त करना, यही उपमान कहलाता है। और ये उपमान भी अर्थबोध के साधन के रूप में हमारी मदद करता है। जैसे हम गाय गाय कहते कहते नील गाय भी कहने लगते, कुत्ते के अर्थ में भेड़िया भी कहने लगते किसी को गुस्से में। कभी कभी कहते ओए कुत्ते, कुत्ते के साथ भेड़िया है, भेड़िए। मतलब इस तरह की चीजें जो आती हैं, उपमान की चीजें। या फिर गाय हो, नीलगाय हो, मतलब कि एक वस्तु के सापेक्ष दूसरी वस्तु का ज्ञान प्राप्त होना। मतलब कि गाय अगर हम जान गए तो नीलगाय भी जान जाते हैं। कुत्ते के साथ साथ भेड़िया का भी जान लेना, ये उपमान के प्रयोग पे आधारित अर्थबोध का साधन है। उसके बाद क्या होता है कि जब इतनी सारी चीजें होती हैं तो हमारी जो संस्कृति है, परंपरा है, वो बहुत दिनों से चली आ रही है, और उसमें बहुत सारे महान विद्वान, प्रसिद्ध सिद्ध लोग भी हुए। तो ये जो महान विद्वान, प्रसिद्ध सिद्ध लोगों के वाक्य भी अर्थबोध कराने में सहायक बनते हैं। व्यावहारिक जगत में बहुत सी ऐसी चीजें होती हैं जिनसे हमारा प्रत्यक्ष बोध नहीं होता। जैसे आस्थावान लोगों का ईश्वर, नरक, स्वर्ग, आत्मा, परमात्मा और पुनर्जन्म जैसे शब्दों का अर्थबोध मुख्यतः धर्म ग्रंथों के आप्त वाक्यों पर आधारित है। जैसे कहने का मतलब ये है कि जो ऋषि मुनियों के, या फिर किसी भी प्रकार की दैवीय शक्ति का, या फिर किसी यूटोपिया का, या फिर किसी मिथक का, यानी कि नरक, स्वर्ग, आत्मा, परमात्मा, जैसे ही ये शब्द आदमी सुनता है, उसका ध्यान तुरंत धर्म ग्रंथों की ओर जाता है कि ये जो शब्दावलियां हैं ये जरूर धर्म ग्रंथ से आई हुई हैं, किसी पौराणिक कथाओं से जुड़ी हुई हैं। तो इस तरह से जो ऋषि मुनि हैं उनसे भी हमें एक अर्थ बोध करने में सहायता मिलती है। आगे हम देखेंगे कि प्रसिद्ध पद और ज्ञात का सानिध्य। ज्ञात शब्दों के सानिध्य में कभी कभी अज्ञात शब्द का अर्थबोध हो जाता है। ज्ञात शब्दों के सानिध्य में कभी कभी अज्ञात शब्दों का भी अर्थबोध हो। जैसे एक उदाहरण दे के अगर बताऊं तो कभी कभी शरबती अगर हम कहते हैं, और शरबती के साथ साथ ही बासमती आता है ध्यान में। बासमती, और बासमती ध्यान में आते ही हमें चावल का याद आने लगता है। यानी कि अ, ज्ञात ज्ञात शब्दों के सानिध्य में अज्ञात
अर्थ का बोध होता है। यही है ज्ञात शब्दों के अर्थ में अज्ञात शब्दों का, यानी कि बासमती नाम सुनते ही हमारे दिमाग में क्या चलता है? चावल चलता है। अब हम 3 चीज़ें और पढ़ेंगे और वो 3 क्या हैं कि पाश्चात्य विद्वानों ने अर्थबोध के 3 साधन बताए हैं। पहला बताया है निदर्शन, जिसे हम प्रदर्शन के नाम से जानते हैं। और निदर्शन और प्रदर्शन में होता क्या है कि हम किसी भी वस्तु का एक प्रदर्शनी लगा के, जैसे अगर हम कहें कि एक पूरी क्लास है और उस क्लास में बच्चे को अमरूद कहना सिखाना है या फिर अमरूद उसके दिमाग में डालना है, तो एक ऐसे अमरूद लाते हैं, अमरूद की प्रदर्शनी लगाते हैं और बताते हैं बेटा ये अमरूद है। तो उससे क्या होता है? उसको अर्थबोध होता है कि ये अमरूद है। तो इस तरह का एक विचार पाश्चात्य के विद्वानों ने दिया। किसी वस्तु का प्रदर्शनी दिखा के उस शब्द विशेष का अर्थबोध कराया जा सकता है। दूसरा कहते हैं कि किसी भी भाषा के विवरणात्मक एक विवरण के द्वारा, व्याख्या के द्वारा उसको समझाया जा सकता है। और तीसरा सबसे महत्वपूर्ण जो देते हैं पाश्चात्य विद्वान, वो ये है कि वो कहते हैं कि किसी भी भाषा के अर्थबोध का ट्रांसलेशन करके, यानी कि ट्रांसलेशन करके, अनुवाद करके उसके अर्थबोध को कराया जाता है। जैसे अगर हम देखते हैं कि फ्रेंच में कोई नॉवेल है, तो उसको हम हिंदी में जब ट्रांसलेट करेंगे, तो हिंदी बोलने वाले, हिंदी भाषा भाषी के जो भी लोग हैं, वो उस विचार को अपने समझ पाएँगे जो फ्रेंच में लिखा गया है। जैसे सिमोन द beauvoir की एक किताब है द सेकंड सेक्स, स्त्री विमर्श की बहुत महत्वपूर्ण किताब है। तो वो उस समय फ्रेंच में लिखी गई, फिर उसके बाद प्रभा खेतान ने स्त्री उपेक्षिका के नाम से बहुत सारे लोगों ने हिंदी में अनुवाद किया। तब हम जान पाए कि कोई सिमोन द beauvoir हैं, द सेकंड सेक्स नाम की कोई किताब है जिसमें स्त्रियों के बारे में लिखा गया है। तो ये इस तरह से भाषा के अर्थबोध का एक विकास होता है। अनुवाद एक महत्वपूर्ण साधन के रूप में पाश्चात्य विद्वानों ने माना है। तो ये रहे अर्थबोध के साधन, जिसमें भारतीय और पाश्चात्य विद्वानों का जो मत है उसको मैंने बताया। और 8 प्रकार के भारतीय परंपरा में साधन बताए गए हैं और पाश्चात्य विद्वानों ने 3 प्रकार के बताए हैं। इस तरह से अर्थबोध के साधन की संख्या 11 हो जाती है। और ये किसी भी विश्वविद्यालय स्तर पे या फिर किसी भी हायर एजुकेशन के परीक्षाओं में पूछ लेता है, डीप स्तर पे पूछ लेता है। तो उम्मीद करता हूँ कि क्लास आपको अच्छी लगी, और अच्छी लगी तो ज़रूर लाइक करें, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब भी करें। तो मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।